वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने उत्व विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा, तो उत्व विसर्ग संधि का जो सूत्र था अतोरोर ए प्लुताद प्लुते, उसके बारे में एक बार और देख लेते हैं। उत्व विसर्ग संधि का जो पहला सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते, अर्थात ये जो सूत्र है ये कहता तो है, ये है के ए विसर्ग के बाद अतः रो एप्लुत, अर्थात ये सूत्र कहता है कि ए विसर्ग के बाद में रू आए और उसके बाद में ह्रस्व ए आए तो इस रू के स्थान पर ऊ कर दिया जाता है। तो ये जो स्थिति बनती है ए प्लस ऊ धन ए, तो ये जो स्थिति बनती है उसके बाद में ए धन ऊ मिलकर बनते हैं ओ, गुण संधि के अनुसार, आदि गुण सूत्र के अनुसार। अब स्थिति इन दोनों की स्थिति के बाद ये बनती है पूर्व रूप संधि की। ऊ के बाद ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आकार आए तो इस पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप आदेश हो जाता है। ये जो स्थिति बनती है वो अवग्रह की बनती है, अर्थात इसमें पहले तो उत्व विसर्ग संधि होगी, उसके बाद गुण संधि होगी, गुण संधि के बाद में पूर्व रूप संधि होती है। लेकिन ये तो कहता है सूत्र, लेकिन आपके जो सिलेबस में दे रखा है, केवल आपके सिलेबस में जो दे रखा है ए विसर्ग के बाद ह्रस्व ए आए तो विसर्ग के स्थान पर केवल आपको ऊकार की मात्रा करनी है, अर्थात ओ करना है। क्या करना है? ओ करना है। केवल आपको तो ध्यान ये रखना है कि ए विसर्ग के बाद में यदि ह्रस्व ए आए तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ करना है। जैसे राम है धन अयम। अब देखिए राम है के अंत में विसर्ग है, अतः राम के अंत में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है? ह्रस्व ए, उसके बाद विसर्ग है। अब अयम के पूर्व में ह्रस्व ए है, तो ये स्थिति है। केवल विसर्ग के स्थान पर आपको क्या करना है? ओ करना है। क्या करना है? ओ करना है। अब ये स्थिति हो गई, ओ कर दिया, उसके बाद क्या रहेगा? ह्रस्व ए। अब ये स्थिति जो होगी पूर्व रूप संधि की होगी। कौन सी होगी? पूर्व रूप संधि की। पूर्व रूप संधि के अनुसार यदि ए ओ के बाद में ह्रस्व ए आए तो ये इस स्थिति में यदि ए के बाद ह्रस्व आता है तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर ये अवग्रह कर दिया जाता है। और यदि ओ के बाद यदि ह्रस्व ए आता है तो ओ के बाद ए के स्थान पर अवग्रह कर दिया जाता है, अतः पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश कर दिया जाता है। ये जो स्थिति है ओ अवग्रह की हुई, तो ओ अवग्रह। तो यहाँ पर जो संधि होती है वो गुण संधि। यहाँ सबसे पहले जो होती है वो होती है ऋत्व विसर्ग संधि, उसके बाद में गुण संधि, गुण संधि के बाद में पूर्व रूप संधि। अब देखिए ओ की मात्रा, विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा और ए के स्थान पर क्या किया? अवग्रह। तो संधि जो हुई वो क्या हुई? रामो अयम। अब ऐसे पदों का, अर्थात उत्व विसर्ग संधि युक्त पदों का
अतः अतुर अप्लुतात् प्लुते से संबंधित हम पदों का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ओकार की जो मात्रा है उसके स्थान पर आपको क्या करना है, विसर्ग करना है। जैसे देखते हैं, सोऽपि रामो अवदत्, कोऽपि शुष्कोऽपि प्रवेशितोऽपि को अयम। देखिए, ऐसे उत्तर विसर्ग संधि के उदाहरणों का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो ओ की मात्रा के स्थान पर आपको क्या करना है, विसर्ग करना है। क्या लगाना है, केवल विसर्ग प्लस। अब इस अवग्रह का जो चिन्ह है, जो अवग्रह है उसको ए में परिवर्तित कर दिया जाएगा, बाद में जो बचा हुआ उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। ये वह सब संधि विच्छेद है धन अपि। अब है रामो अवदत्त, इसमें उकार की मात्रा के स्थान पर अतः ओ की मात्रा के स्थान पर क्या करेंगे, विसर्ग करना है और इस अवग्रह को ए में परिवर्तित करना है। ये हो गया सब संधि विच्छेद राम है धन अवदत्त। ऐसे अगला को अपि के विसर्ग धन अपि। अगली है शुष्क है धन अपि। यहां संधि विच्छेद करते समय ए के बाद विसर्ग होना चाहिए और उसके बाद में परवर्ण में ह्रस्व है ए होना चाहिए। अगला है प्रवेशितो अयम, प्रवेशित है धन अयम। अगला है को अयम, के है धन अयम। मुझे लगता है इसके उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। अब इसका जो अगला भेद है वो तो विसर्ग संधि का अगला जो सूत्र है इसका वो है हसीचय, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, उतो विसर्ग संधि का जो दूसरा सूत्र है वो है हसीचय। अतः ये सूत्र ये कहता है कि ए विसर्ग के बाद में हस वर्ण आए। क्या आए, हस वर्ण। अतः हस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं, हस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वो हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और ये, वे, रे, ले और है, ये आते हैं। अतः हस प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये, वे, रे, ले और है हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अर्थात प्लस से पहले तो ह्रस्व आकार होना चाहिए, उसके बाद विसर्ग होना चाहिए, और पर जो वर्ण है किसी भी वर्ग का, अर्थात 5 वर्ग बताए थे मैंने आपको कचर तक, तो पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या तो तीसरा चौथा वर्ण होगा या अंतस्थ वर्ण होंगे। अंतस्थ वर्णों के अंतर्गत ये वे रे आते हैं और हकार हस वर्ण के अंतर्गत ये आते हैं। तो इस विसर्ग के स्थान पर ऊ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ऊ कर दिया जाता है। जैसे शिव है, बंद है। देखिए, शिव है के अंत में ह्रस्वकार है, ह्रस्वकार है। बंद है के पूर्व में वे है,
अतः ह्रस्व आकार के बाद में हस वर्ण में आने वाले जो वर्ण है उसके बाद में वे हस वर्ण का वर्ण है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, ओ कर दिया जाएगा। तो संधि जो पद बनेगा, संधि जो होगी वो होगा शिवो बंद है। क्या बना, शिवो बंद है। और अगला उदाहरण देखते हैं, राम है धन हस्ती, राम है धन हस्ती। अब देखिए आकार के बाद विसर्ग है, उसके बाद में हस वर्ण है, तो विसर्ग को किस में परिवर्तित करेंगे, ओ में। किस में परिवर्तित करेंगे, ओ में। तो ये जो संधि जो होगी वो बनेगा रामो हस्ती। अगला देखते हैं, नमहे धन नमहे। अब देखिए ह्रस्व के बाद विसर्ग है, उसके बाद में हस वर्ण है, क्योंकि न जो है तय वर्ण का अंतिम अनुनासिक वर्ण है, तो इस विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर दिया जाएगा। संधि जो पद बनेगा वो बनेगा नमो नमहे, नमो नमहे। इनके अलावा और अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे बालो हस्ती, मनो रथ है, मनो हर है, बालो याति, बालो रोती। अन्य उदाहरणों को देखते हैं, जैसे पहला है बालो हस्ती, मनोरथ है, मनोहर है, बालो याति, बालो रोती। अब देखिए इस विसर्ग संधि का जो दूसरा सूत्र है हसीच, इनका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो स्थिति वही रहेगी, केवल ओ की मात्रा के स्थान पर आपको क्या करना है, विसर्ग करना है, विसर्ग लगाना है, और उस बाद का जो पद है वो उसको ज्यों का त्यों लिखना है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसे संधि विच्छेद जो होगा, बाल है धन हस्ती, बाल है धन हस्ती। अगला जो है मनोरथ है। अब देखिए ओ की मात्रा के स्थान पर क्या करना है, विसर्ग, मन है धन रथ है। ऐसे अगला मनोहर है, मन है धन हर है। अगला है बालो याति, बाल है धन याति। अगला है बालो रोती, बाल है धन रोती। ये ऐसा उत्तर विसर्ग संधि का जो दूसरा सूत्र है, मुझे लगता है ये आपको भली प्रकार से समझ में आए होंगे। अच्छा, तो हम इन्हें पुनः देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं उत्तर विसर्ग संधि, जिसका जो दूसरा सूत्र है वो है हसीचय। अतः ये हसीचय सूत्र कहता है कि ह्रस्व आकार के बाद विसर्ग आए प्लस उसके बाद हस वर्ण आए। हस वर्ण के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये वे रे ले और हे, ये यदि आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ कर दिया जाता है, अतः ओकार कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, शिव है धन बंद हो, तो वे में कौन सा स्वर सम्मिलित है, ए, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद यहाँ वे है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, ओ करना है। तो संधि जो होगी वो होगी शिवो वंदह। अगला देखते हैं, राम है धन हस्ती।
इसमें केवल आपको यह देखना है कि प्रथम पक्ष में अतः पूर्व वर्ण जो होगा ह्रस्व ए के बाद विसर्ग होगा और उसके बाद में पर वर्ण जो होगा हस प्रत्याहार का वर्ण होगा। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये, वे, रे, ले और हे वर्ण होना चाहिए। तो इस विसर्ग को ऊ में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे इसका संधि जो, इसकी जो संधि जो होगी रामो हसती। अगला उदाहरण देखते हैं, नमहे धन नमहे। अब देखिए विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन किया, ओ, तो पद संधि जो हुई नमोहो नमहे। अगले और अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे बालो हस्ती, मनोरथ है, मनोहर है, बालो याति, बालो रोती। और ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम इन पदों की संधि करते हैं तो कौन से पद को हमें मिलाकर लिखना है और कौन से पद को अलग अलग करके लिखना है। तो बालो हस्ती, तो ओ की मात्रा के स्थान पर उत्व विसर्ग संधि संबंधित हम जितने भी सूत्र होंगे तो ओ की मात्रा के स्थान पर क्या करना है, विसर्ग करना है। और बाद में ज्यों का त्यों जो लिखा हुआ है शब्द उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो बालो हस्ती का संधि विच्छेद होगा बाल है धन हस्ती। ऐसे अगला है मनोरथ है, ओ की मात्रा के स्थान पर क्या करेंगे, विसर्ग करेंगे। तो मन है धन रथ है। अगला है मनोहर है, मन है धन हर है। अगला है बालो याति, बाल है धन याति। बालो रोती, बाल है धन रोती। मुझे लगता है ये उत्व विसर्ग संधि का जो दूसरा सूत्र है हसिचय, मुझे आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे चलते हैं। विसर्ग संधि का जो अगला भेद है, तीसरा जो भेद है वो है ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। अब देखिए, जैसे पहला जो भेद था विसर्ग संधि का, सत्व विसर्ग संधि अर्थात विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ था उसमें से, और उत्व विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ उसमें ओ। अब यहाँ ऋत्व विसर्ग संधि है तो इसमें विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन होगा, रे। क्या होगा, रे, जिसका सूत्र है इचोअसी विसर्गस्य रेफः। इचोअसी जिसका सूत्र है इचोअसी विसर्गस्य रेफ है। अर्थात ये कहता है कि इसके बाद इच के अंतर्गत आते हैं ए और आ को छोड़कर सभी स्वर वर्ण। अतः यह सूत्र कहता है कि इच वर्ण के बाद विसर्ग हो। क्या हो, इच वर्ण के बाद विसर्ग हो। अतः इच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं ए आ को छोड़कर सभी स्वर वर्ण आते हैं। जैसे हिरस्व ए, दीर्घ ए, हिरस्व उ, दीर्घ उ, रे, दीर्घ रे, रे, ए, ओ, ए, औ। अतः ये आते हैं। इन वर्णों के बाद, इन स्वर वर्णों के बाद में क्या हो, विसर्ग हो और उसके बाद में स्वर वर्ण हो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या ये, वे, रे, ले हो, तो विसर्ग के स्थान पर रे कर दिया जाता है। पुनः देखिए कि ए आ को छोड़कर
किसी भी स्वर के बाद में क्या होना चाहिए, किसी भी स्वर के बाद में ए आ के अलावा कोई भी स्वर वर्ण हो, उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो, और उसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण हो, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या ये, रे, ले हो तो इस विसर्ग के स्थान पर रे कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रे कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, मातुः धन इच्छा, मातुः धन इच्छा। अब देखिए मातुः प्लस से पहले इस तय में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, ह्रस्व उ है। कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, ह्रस्व उ। उसके बाद विसर्ग है, अब इच्छा के पूर्व में ह्रस्व ई है। अब आपको देखना यह है, ये हमने जो नियम बताया आपके लिए, ए आ को छोड़कर सभी स्वर वर्ण अतः ए आ को के अलावा कोई भी स्वर वर्ण हो, केवल ए और आ नहीं होने चाहिए। उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो, और प्लस बाद पर जो वर्ण है उसमें कोई भी स्वर वर्ण हो, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या यह वे रेले हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर रे कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रे कर दिया जाता है। अब इधर देखिए, विसर्ग के स्थान पर क्या किया है, रे किया है। बाद में कौन सा पद शेष रह रहा है, इच्छा। क्या रह रहा है, इच्छा। जब हम इसको संयुक्त करेंगे, ये रे व्यंजन वर्ण है और ई जो है स्वर वर्ण है, जब इस स्वर को हम व्यंजन वर्ण में सम्मिलित करेंगे तो ये रे क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और इस ह्रस्व ई की मात्रा को इसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो संधि युक्त जो पद बनेगा वो होगा मातु रिक्षा। क्या बनेगा, मातु रिक्षा। ये मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे तय धन आगतम, तय धन आगतम। अब देखिए ऐ के बाद में स्वर वर्ण है, इसमें ऐकार है, उसके बाद में स्वर वर्ण है, उसके बाद में स्वर वर्ण है, तो इस विसर्ग को किस में परिवर्तित करेंगे, रकार में परिवर्तित करेंगे। किस में परिवर्तित करेंगे, रकार में परिवर्तित करेंगे। अब ये रकार में परिवर्तित कर दिया, यहां क्या रहा, तय के बाद में विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन हुआ है रकार, बाद में क्या शेष रह रहा है, आगतम। अब जब हम इसको संयुक्त करेंगे तो तई, इस ऐसे ये रे पूरा हो गया, रा आ की मात्रा, गतम, तो संधि क्या होगी, तैरा गतम। और उदाहरण देखते हैं, और अन्य उदाहरण देखते हैं, हरिरयम विष्णुर माया, पितुरिक्षा, पितुरिक्षा, भानुरसौ, इत्यादि। इन देखिए, इस ऋत्व विसर्ग संधियुक्त उदाहरणों का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रकार के स्थान पर क्या करेंगे, विसर्ग करेंगे, और इस रकार में जो स्वर वर्ण सम्मिलित है उसको परवर्ण के रूप में लिख दिया जाएगा। जैसे पहला जो पद है हरिरयम, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसे, ये जो रकार है इसके स्थान पर आपको क्या करना है, विसर्ग करना है। क्या करेंगे, विसर्ग करेंगे, हरि ही धन। अब देखिए इस रकार में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, ह्रस्व ए है, तो इसको बाद में लिख देंगे अयम।
तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हरिः धन अयम। तो वहां केवल आपको या तो इस प्रकार संधि युक्त पद आएगा जिसका संधि विच्छेद करना है, या संधि विच्छेद आएगा उसका संधि युक्त पद बनाना है। अब देखिए विष्णुर माया, जब हम इस पद का क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो ये जो रकार है जिस वर्ण के ऊपर इसका ऊर्ध्वगमन किया गया है उससे पहले वाले वर्ण में वर्ण के बाद उसमें क्या लगाए जाएंगे, विसर्ग लगाए जाएंगे। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा, अब देखिए मकार से पहले इसका उच्चारण किया जा रहा विष्णुर माया, तो इस जो टे वर्ग का अंतिम अनुनासिक वर्ण है इसके बाद क्या लगाए जाएंगे, विसर्ग लगाए जाएंगे। विष्णुर विष्णुः धन माया। अगला है पितुः पितुरिक्षा, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रकार के स्थान पर क्या करेंगे, विसर्ग कर देंगे। क्या करना है आपको, विसर्ग करना है। पितुः धन इक्षा। अगला है भानुरसौ, इसमें रकार के स्थान पर आपको क्या करना है, विसर्ग करना है, और बाद में इसमें जो स्वर वर्ण सम्मिलित हो उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, भानुः धने रसौ। ये आपको देखना है। मुझे लगता है ये उदाहरण आपको भली प्रकार से समझ में आएंगे। आइए पुनः देखते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस ऋत्व विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन होगा, रकार होगा, जिसका सूत्र है इचो असि विसर्गस्य रेफः। अर्थात ये सूत्र कहता है कि इच वर्ण के बाद अस प्रत्याहार के वर्ण आए, क्या आए, अस वर्ण आए, अस प्रत्याहार के वर्ण आए। अतः अस प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं तथा सभी स्वर वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये वे रे ले अस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अतः इच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं ए और आ को छोड़कर सभी स्वर वर्ण इस इच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अतः सूत्र यह कहता है कि ए आ को छोड़कर किसी भी स्वर वर्ण के बाद में विसर्ग हो, किसी भी स्वर वर्ण के बाद में विसर्ग हो, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण हो उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो। बाद में कोई भी स्वर वर्ण हो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या ये वे रे ले हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया जाता है, रकार कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रकार कर दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि ए आ के अलावा किसी भी स्वर वर्ण के बाद में विसर्ग होना चाहिए, तो ही विसर्ग के स्थान पर आप रकार करोगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं मातुः धन इच्छा। अब देखिए ह्रस्व उ के बाद में विसर्ग है, उसके बाद में इच्छा के पूर्व में ह्रस्व ई है अथवा स्वरवर्ण है, तो यहाँ ए आ को छोड़कर स्वरवर्ण है और यहाँ स्वरवर्ण या तीसरा चौथा वर्ण ये वेरे कोई सा भी एक वर्ण होना चाहिए। तो इस विसर्ग को किस में परिवर्तित करेंगे, रकार में परिवर्तित करेंगे। अब देखिए ये रकार में परिवर्तित कर दिया। अब यहाँ जो ये स्थिति जो बताइए केवल आपको समझने के लिए अर्थात समझाने के लिए है। या मातु विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन किया, रकार रख दिया, उस बाद में क्या शेष रहा, इच्छा। अब देखिए संधि जो होगी मातु जैसा है यथावत लिख दिया। अब जब इस व्यंजन वर्ण में अर्थात इस रकार में, किसमें, रकार में, जब हम इस ई को सम्मिलित करेंगे, किसको सम्मिलित करेंगे, इस ई को सम्मिलित करेंगे, तो इसका जो हलंत है अर्थात इसकी जो टांग टूटी हुई है अर्थात टांग उनकी टूटी रहती है जिनमें स्वरवर्ण सम्मिलित नहीं रहते हैं। अर्थात इस ई को जब हम रे में सम्मिलित करेंगे तो रे पूरा हो जाएगा और इसकी जो मात्रा होती है उसको इसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ हमने ऐसा ही किया है। तो यहाँ ये रेवना बाद में छावत शेष बचा, तो संधि जो होगी मातु रिक्षा, संधि युक्त पद जो बनेगा क्या बनेगा, मातु रिक्षा। अब अगला देखते हैं तई धनो आगतम। अब देखिए अईकार है, अईकार के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद
स्वरवर्ण है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, रकार करना है। तई रे धन आगतम, तो संधि जो संधियुक्त पद जो बनेगा तैरा गतम। और इससे संबंधित अन्य जो उदाहरण है वो है हरिरायम, विष्णुर माया, पितुरक्षा, भानुरसौ। अब देखिए ऐसे पदों का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो रकार के स्थान पर क्या करना है, आपको विसर्ग करना है। अब रकार में जो स्वरवर्ण सम्मिलित है उसको परवर्ण के रूप में लिख दिया जाएगा। आप देखिए रकार में कौन सा स्वरवर्ण सम्मिलित है, यहाँ ह्रस्व है, तो इस रकार के स्थान पर क्या कर दिए साहब, विसर्ग कर दिए। प्लस कौन सा स्वरवर्ण सम्मिलित है, इसमें ए, तो इसका संधि विच्छेद होगा हरे ही धन अयम। अगला उदाहरण देखते हैं, विष्णुर माया। अब देखिए ये जो रकार है मैं के ऊपर उड़ा हुआ है, तो इसका जो उच्चारण किया जाएगा मैं से पहले किया जाएगा, तो हम विसर्ग जो लगाएंगे ते वर्ग का अंतिम जो अनुनासिक वर्ण है इसके बाद लगा जाएंगे, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा विष्णु धन माया। ऐसे अगला है पितुरिक्षा। अब देखिए इस रकार के स्थान पर क्या करना है, विसर्ग करना है। अब इसमें स्वरवर्ण कौन सा सम्मिलित है, ह्रस्वी की मात्रा लगी हुई है, तो बाद में लिख देंगे इच्छा। अब है भानुरसौ, रकार के स्थान पर क्या करना है, विसर्ग करना है। बाद में इसमें कौन सा स्वरवर्ण सम्मिलित है, ए, तो संधि विच्छेद क्या होगा, असौ। क्या होगा, असौ। भानुरसौ का संधि विच्छेद होगा भानु धन असौ। मुझे लगता है यह उदाहरण तथा ऋत्व विसर्ग संधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अच्छा, तो हम कल की क्लास में अगली जो संधि है विसर्ग लोप संधि उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।